हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक सैम्पलिंग। ये नया टॉपिक है, ये इसी साल न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये है सैम्पलिंग। अब यहाँ सैम्पलिंग से क्या समझते हैं। नॉर्मल हम सैम्पलिंग से समझ पा रहे हैं, इसका वर्ड क्या बोल रहा है, सैंपल। ओके, ये वर्ड आ रहा है यहाँ पे सैंपल। ठीक है, सैंपल का मतलब छोटा सा कुछ भी हिस्सा होता है। ठीक है, किसी भी एक लार्ज पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा को बोला जाता है सैंपल। ओके, इसको बोला जाता है ये लार्ज पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा, इसको बोला जाता है सैंपल। अभी अपने को सैंपल का ज़रूरत क्यों पड़ता है, हम यहाँ सैंपल क्यों लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सैंपल क्यों लेते हैं, तो वाई सैम्पलिंग। ओके, अब यहाँ पे सैंपल क्यों लिया जाता है। सपोज जैसे कोरोना आया था। ओके, यहाँ पे कोरोना आया, ठीक है, तो वैक्सीन बनाई गई। ओके, वैक्सीन बनाई गई, अभी काफ़ी चल रहा है। ओके, कि वैक्सीन में फॉल्ट है और ये सारी चीज़ें। तो कोरोना आया, वैक्सीन बनाई गई, अब वो वैक्सीन को टेस्ट करना है। ओके, वैक्सीन को टेस्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए क्या किया होगा उन्होंने, सैंपल ऑफ पॉपुलेशन में से कुछ लोग चुने होंगे। ओके, टोटल पॉपुलेशन में से ओके कुछ लोग चुने होंगे, टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोग को सेलेक्ट किया होगा। ओके, टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोग को सेलेक्ट किया होगा। ओके, फिर उनके ऊपर ये टेस्ट किया गया होगा। ठीक है, ठीक है, वो वैक्सीन को फिर इनके ऊपर फिर टेस्ट किया गया होगा। फिर वो जब वो सक्सेसफुल आ गया, तब जाके फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया गया। इस तरीके से हुआ है। ठीक है, यही प्रोसेस है। अब इस तरीके से हुआ है कि नहीं, लेकिन ये एक प्रोसेस है। ओके, तो ये टेस्टिंग किए, फिर उसके बाद मार्केट में लॉन्च किए। कि सपोज अगर यहाँ पे पॉपुलेशन तो काफ़ी सारी है, इंडिया की पॉपुलेशन है यहाँ पे, इंडिया की तो टोटल पॉपुलेशन जान ही रहे हो 140 करोड़। ओके, इतनी पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे सबको तो लेके नहीं देख सकते, तो यहाँ पे एक सैंपल लिया जाता है। ठीक है, जितना भी एक हिसाब से 1000 का सैंपल ले सकते हैं या फिर 10,000 का सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, ये सैंपल कितना भी हो सकता है। ओके, ये इस तरीके से सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सैंपल लिया जाता है, फिर उसके बाद फिर वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। तो अगर जैसे ये सब में अगर ओके आ रहा है, तो वो मान लिया जाएगा कि 140 करोड़ में सबको ये चीज़ें ओके होंगी। ठीक है, सबको ये चीज़ें चलेंगी। ओके, तो ये सैंपल का कारण क्या है कि हमारे पास अगर जैसे बहुत सारा लार्ज डाटा है, वो लार्ज डाटा से अगर अपने को वहाँ पे एक क्या बोलेंगे उसको, अगर उसमें से अपने को वहाँ पे एक सॉल्यूशन या फिर एक जो टेस्टिंग का अपने को रिजल्ट निकालना है किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उसके लिए सैम्पलिंग काम आता है। ठीक है, एक टेस्टिंग करके एक रिजल्ट निकालना है। अब यहाँ पे ये तो एग्जांपल ले लिए। सपोज अगर हम एक बल्ब की कंपनी है, ठीक है, एक बल्ब की कंपनी है XYZ। ठीक है, ये XYZ क्या है, ये XYZ ये दावा करता है कि हमारे बल्ब है लेस, मतलब एनर्जी एफिशिएंट, हमारे बल्ब है एनर्जी एफिशिएंट, लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट ये है, लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितने सारे बल्ब्स होंगे, प्रोडक्शन तो बहुत सारा होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे 1 करोड़ का प्रोडक्शन इनका है। ठीक है, 1 करोड़ का। अब ये 1 करोड़ हम पूरा टेस्ट करके तो नहीं देख सकते। ठीक है, 1 करोड़ पूरा टेस्ट करके नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ टेस्ट करने में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है,
यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑन सैंपलिंग, यहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी प्रॉब्लम्स ऑन फुल टेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे फुल टेस्टिंग या फिर वाई सैम्पलिंग, ये किसका कारण क्यों है, ठीक है, यहाँ पे वाई सैम्पलिंग भी लिख देते हैं, यहाँ पे वाई सैम्पलिंग। अब यहाँ पे क्या कारण है कि अगर हम जैसे फुल टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फुल सैम्पलिंग करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, तो कॉस्ट हाई, यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, कॉस्ट विल बी वेरी हाई, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट विल बी वेरी हाई, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है फिर ये यहाँ पे टाइम टेकिंग भी बहुत है, ठीक है, यहाँ पे टाइम टेकिंग भी बहुत है, ये हम अगर उसको लेंगे तो यहाँ पे टाइम टेकिंग भी बहुत है, हमको बहुत सारे एक्सपर्ट्स लगेंगे उसको फिर चेक करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे अपने को लगेगा मोर ह्यूमन रिसोर्स, एक ही 2-4 लोग से तो नहीं हो पाएगा, फिर यहाँ पे मोर ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों को करने के लिए। अगर हम प्रॉब्लम अगर जैसे फुल टेस्टिंग करते हैं तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, टाइम टेकिंग में बहुत है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स भी लगेगा, ओके, ठीक है। अब वहाँ पे कई लेस एफिशिएंट पर्सनल भी आ सकते हैं, ठीक है, लेस एफिशिएंट पर्सनल मतलब लेस एफिशिएंट लेबर बोल देते हैं, ठीक है, वहाँ अगर लेस एफिशिएंट लेबर भी आ सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स रहेगा, वहाँ पे लेस एफिशिएंट लेबर भी आ सकते हैं, तो लेस एफिशिएंट लेबर आएंगे तो हमको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके, रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। तो ये कुछ हम जो सैम्पलिंग के कारण है, हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं, ये सारे वो कारण है, ठीक है, क्यों सैम्पलिंग जरूरी है, ओके। अब जैसे यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे सैम्पलिंग हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम जैसे अगर सैम्पलिंग करते हैं तो वहाँ पे भी एक हो सकता है कि लेस एफिशिएंट लेबर आए, ठीक है, लेस एफिशिएंट लेबर आए, ये चीज़ हो सकता है, ओके। बट यहाँ पे अगर जैसे सैम्पलिंग अगर करते हैं तो वहाँ पे अपने को एफिशिएंट और एक्सपर्ट ही चाहिए, ठीक है, एफिशिएंट एंड एक्सपर्ट पर्सन इज ओनली रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्सपर्ट एंड एफिशिएंट एंड एक्सपर्ट पर्सन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तभी तो वहाँ से वो सैंपल्स कलेक्ट कर पाएंगे कि हमको अगर 1 करोड़ बल्ब है तो उसमें से हम कितने बल्ब निकालें तो हमको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक है, ओके। हम वहाँ पे 1 करोड़ बल्ब है तो वहाँ पे हम कितने बल्ब निकालें तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, ओके। तो आप लोग को ये बेसिक सैम्पलिंग समझ में आ गया होगा कि सैम्पलिंग क्यों करते हैं, सैंपल का मतलब क्या है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ओके। सो अब हम यहाँ पे सैम्पलिंग में जो बेसिक सैम्पलिंग के आगे का टॉपिक्स देखते हैं। बुक में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बड़ा मैटर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन सैंपल का, ठीक है, यहाँ पे अब बुक में दिया हुआ है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे, यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे। तो यहाँ पे जो सैंपल सर्वे तो मैंने बता दिया, सैंपल सर्वे क्या होता है, हम यहाँ पे अननोन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ड्रॉन इन स्टडी ऑफ द अननोन पॉपुलेशन, हमको पता नहीं था ये जो बल्ब है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल ड्रॉन, उसमें से हम जो सैंपल निकाल के वहाँ पे उसका स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है सैंपल सर्वे। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। हम वहाँ से अगर 1 करोड़ बल्ब है उसमें से हम 10,000 का सैंपल निकाल के उसको जो स्टडी करेंगे वही चीज़ हो गया सैंपल सर्वे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, फर्स्ट ये प्रिंसिपल है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपलिंग। यहाँ पे आ रहा है अपना फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी,
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बोल रहा है कि लार्जर द सैंपल साइज बेटर द रिजल्ट। ये बेसिक चीज यही बोल रहा है, लार्जर द सैंपल साइज बेटर द रिजल्ट। ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज अगर जैसे यहाँ पे 1 करोड़ बल्ब्स हैं, ठीक है, उसमें से हम अगर 1000 सेलेक्ट करते हैं तो जो अपना जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उससे बेटर रिजल्ट आएगा जब हम अगर 10,000 बल्ब सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इससे बेटर रिजल्ट आएगा जब हम 10,000 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो 10,000 इज बेटर। अगर हम इससे भी अगर हम ज्यादा सेलेक्ट करें तो उससे भी बेटर रिजल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। जितने ज्यादा लोग को जितना टेस्टिंग होगा उतना ज्यादा अपने को बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उतना ज्यादा अपने को पता चलेगा कि 1 करोड़ बल्ब्स चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी मतलब बेसिक चीज है, लार्जर द सैंपल साइज बेटर द रिजल्ट, ठीक है। ये सिंपल यही चीज है। देखिए क्या लिखा हुआ है, if a sample of fairly large size is drawn from the population under discussion as random, then on an average the sample would possess the characteristics of that population। सिंपल मतलब है, ये जो लाइन लिखा हुआ है इसका सिंपल मतलब है, हम जितने ज्यादा वहां पे सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उतना उसका चांसेस ज्यादा है कि वो जो टोटल पॉपुलेशन के जैसा ही हो, ठीक है। हो सकता है 1 करोड़ में 1000 ऐसे निकल जाए जो सारे डिफेक्टिव हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 करोड़ में अगर हम 10,000 लेंगे तो 10,000 में से चांसेस ज्यादा है कि वहां पे 8,000 वैसे हों जो कंपनी जो क्लेम कर रही है, ठीक है। वहां पे अगर हम सोचो कि हम अगर वहां पे 10,000 अगर बल्ब लेते हैं तो वहां पे चांसेस ज्यादा है कि ऐसे बल्ब ज्यादा हों जो 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 वहां पे जैसे कंपनी जो क्लेम कर रही है कि एनर्जी एफिशिएंट है वैसे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज बोला गया है, जैसे मैंने जो लिखा है ये चीज वही है। अगर जैसे मैं 10,000 लेता हूं तो 10,000 में चांसेस ज्यादा है कि ये जो कंपनी जैसे क्लेम कर रही है कि बेटर एनर्जी एफिशिएंट है, तो चांसेस ज्यादा है कि एनर्जी एफिशिएंट हो सारे बल्ब भी, ठीक है। हो सकता है 1000 जो आ रहे हैं 1000 सारे डिफेक्टिव निकल जाए, ओके। तो लार्जर द सैंपल साइज बेटर द रिजल्ट, वही चीज है यहाँ पे। the sample to be taken from the population should be moderately large, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इन फैक्ट लार्जर द सैंपल साइज बेटर इन रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जो मैंने लाइन बोला था ये वही चीज है। The reliability of statistics is estimating a population characteristics varies as the square root of sample size. However, it is not always possible to increase the sample size as it would put an extra burden on the available resources. तो ये भी है, लेकिन हर बार हम पॉपुलेशन बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो जितने अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उस पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा, ठीक है। सपोज अपने पास लेबर कम है, हमारे पास जो एफिशिएंट जो पर्सनल है, एफिशिएंट जो एक्सपर्ट्स है वो वहां पे अपने पास कम है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से हम सैंपल साइज बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, ओके, ठीक है। तो वी मेक अ कॉम्प्रोमाइज ऑन द सैंपल साइज इन अकॉर्डेंस विद सम फैक्टर्स लाइक कॉस्ट, टाइम, एफिशिएंसी। ये बताया मैंने, कॉस्ट और टाइम और एफिशिएंसी, ठीक है। इस बेस पे हम जितना सैंपल साइज ले सकते हैं हम उतना ही लेंगे, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया बोल रहा है large numbers are likely to be more reliable, accurate and precise as the sample size increases provided other factors are kept constant। ये सिंपल वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल जैसा दिया हुआ है सेम वही चीज है, ओके। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे इसको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा है, जैसे अगर मैं 1000 बल्ब का टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 1000 बल्ब का टेस्ट कर रहा हूँ, हाँ, मेरे पास यहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल है। यहाँ पे कंडीशन एक रख लेते हैं, कंडीशन है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज जितने हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। तो रिसोर्सेज अवेलेबल है,
ओके, ये एक कंडीशन है। तो 1000 बल्ब का मैंने टेस्ट किया, ओके ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहे हैं हम 10,000 बल्ब का टेस्ट करेंगे, ओके 10,000 बल्ब का टेस्ट करेंगे तो फिर बेटर रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट आएगा बेटर, ओके ठीक है, ये बेटर रिजल्ट आएगा। फिर अगर हम जैसे सपोज यार 30,000 बल्ब का टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो और बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है, मोर बेटर रिजल्ट, ओके ठीक है। अगर हम जैसे 50,000 बल्ब का टेस्ट करते हैं तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट, ठीक है, मोर बेटर रिजल्ट और ऊपर, ठीक है, ओके। सो ये प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया यही चीज बोल रहा है, ये भी वही चीज है, लार्जर द साइज बेटर द रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया लार्ज नंबर्स आर लाइकली टू बी मोर रिलायबल एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। देखो, मोर रिलायबल एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मतलब जितना ज़्यादा सैंपल साइज उतना ज़्यादा हम भरोसा कर सकते हैं कि वो चीज़ें अच्छी हो। प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट मतलब जितने अपने पास रिसोर्सेस है उसको कांस्टेंट रखा जाए और उसके बाद हम जितना बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा दें, ठीक है। ये वो चीज़ हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। थर्ड प्रिंसिपल क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ एल वाला नहीं है, PLE वाला है, ओके। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ये क्या बोलता है कि हमको एक मिनिमम कॉस्ट में ऑप्टिमम लेवल अटेन करने का कोशिश करना है, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में ऑप्टिमम लेवल अटेन करना है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन, और कोई भी गिवन कॉस्ट में, ठीक है, कोई भी गिवन कॉस्ट में मैक्सिमम लेवल अटेन करना है, ठीक है, मैक्सिमम लेवल अटेन करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मतलब सपोज यहाँ पे अगर कंपनी ने बोल दिया है, ठीक है, XYZ कंपनी का यहाँ पे आता है CEO, ठीक है, ये आ गया CEO, ओके। इसने बोला यहाँ पे कि हमें चाहिए बेटर रिजल्ट, ठीक है, हमें चाहिए बेटर रिजल्ट। यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट है, ठीक है, एक्सपर्ट को बोला कि हमें चाहिए बेटर रिजल्ट मतलब बेस्ट रिजल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, यहाँ किसी एक्सपर्ट को इसने बोल दिया। यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट है तो बहुत खुश है वो, ठीक है, तो सब खुशी वाला चेहरा बना दिया गया है, ओके। ये यहाँ पे क्या बोलता है कि वी वांट द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है, वी वांट द बेस्ट रिजल्ट, ये ऐसा बोलते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ओके। लेकिन क्या बोलते हैं, हमारे पास कॉस्ट कितना है, हमारे पास कॉस्ट है सिर्फ 10 लाख रुपीस का, ठीक है, सिर्फ 10 लाख का कॉस्ट है, इस पे अपने को बेटर रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट को पता था, एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लगा के यहाँ पे वो जो कॉस्ट दिया हुआ है गिवन कॉस्ट पे वो क्या करता है, मैक्सिमम आउटपुट अटेंड करने की कोशिश करता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सैंपलिंग अटेंड करने की कोशिश करता है, ठीक है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सैंपलिंग अटेंड करने की कोशिश करता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे वो गिवन कॉस्ट, यहाँ पे गिवन कॉस्ट कितना था 10 लाख, उस पे वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सैंपलिंग अटेंड करने की कोशिश करे, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे अगर इसने CEO ने कोई, यहाँ पे CEO ने कोई कॉस्ट नहीं बताई, अगर कॉस्ट नहीं बताई है, ठीक है, ये CEO क्या बोलता है, एट मिनिमम कॉस्ट करना है, एट मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे राइटिंग खराब हो जा रही है,
एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, एट मिनिमम कॉस्ट करना है। ये तो एक्सपर्ट है, तो ये अब क्या करेंगे, इनको पता है ऑप्टिमाइजेशन का क्या ऑप्टिमाइजेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, मिनिमम कॉस्ट में ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम मतलब जितना पर्याप्त हो, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ सैंपलिंग करना है, ठीक है, जितना पर्याप्त हो। यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में, जितना पर्याप्त हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल ऑफ सैंपलिंग मतलब जितना पर्याप्त हो, मिनिमम कॉस्ट में ऑप्टिमम लेवल चाहिए, ठीक है, जितना कम से कम कॉस्ट हो सके। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ओके। अब यहाँ पे और एक प्रिंसिपल दिया हुआ था अपने को, यहाँ पे और एक प्रिंसिपल इसको देख सकते हैं, ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी एट अ मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम एफिशिएंसी एट अ गिवन लेवल ऑफ कॉस्ट कैन बी अचीव्ड विद द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सैंपल डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा प्रिंसिपल क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी क्या बोल रहा है, स्टेट दैट अ सैंपलिंग डिजाइन इज वैलिड ओनली इफ इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन वैलिड एस्टिमेट्स एंड वैलिड टेस्ट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, फोर्थ वाला है प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी क्या बोल रहा है, वो सैंपल वैलिड तभी है, सैंपल इज वैलिड ओनली इफ, अगर ओनली इफ वो जो रिजल्ट जो चाहिए वो रिजल्ट सही दे पा रहा है, ठीक है, गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट, बेसिक बात यही है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे जो चीज रिजल्ट जो देखना चाहते हैं, अगर वो रिजल्ट अगर वो सैंपल दे पा रहा है तो ही ठीक है। सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे अगर वो 1000 बल्ब सेलेक्ट करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे सारे के सारे बल्ब डिफेक्टिव निकल जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे बल्ब डिफेक्टिव निकल जाते हैं, तो ये जो सैंपल है ये वैलिड नहीं होगा, ओके। ये जो सैंपल जो हमने कलेक्ट किया इट इज नॉट वैलिड सैंपल, ठीक है। ये जो हमने जो सैंपल जो कलेक्ट किया ये सैंपल वैलिड सैंपल नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्योंकि हम क्या यहाँ पे चेक कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, सारे के सारे डिफेक्टिव बल्ब ही निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी होगा। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी स्टेट सैम्पलिंग डिजाइन वैल्यू ओनली इफ इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन वैलिड एस्टिमेट्स, ऑब्टेन वैलिड एस्टिमेट्स, जो अपने को चाहिए था वो मिल जाता और वैलिड टेस्ट हो पाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज हो नहीं पा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है एक सैंपल सर्वे और कंप्लीट एन्यूमरेशन, ये दो चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों चीज क्या होता है, सैंपल सर्वे तो हमने देख ही लिया, हमने यहाँ पे देख ही लिया सैंपल सर्वे, यहाँ पे आ जाता है सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे हम जानते ही हैं, ठीक है, किसी भी सैंपल का टेस्ट करना, ओके, सैंपल का टेस्ट करना। लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट एन्यूमरेशन क्या दिया हुआ है, कंप्लीट एन्यूमरेशन, जैसा कि आप लोग वर्ड से ही समझ पा रहे हैं, ये है कंप्लीट लिखा हुआ। कंप्लीट एन्यूमरेशन मतलब टोटल जो पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, ये है टोटल पॉपुलेशन, ओके, ठीक है। यह है अपना कंप्लीट एन्यूमरेशन, जिसको सेंसस भी बोला जाता है। सेंसस आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग ने कहीं सुना होगा, तो सेंसस मतलब होता है जनगणना। क्या होता है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट, वो तो बीच में कोविड आ गया, नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट क्या होता है, हर एवरी 10 ईयर्स में सेंसस करवाती थी, ठीक है, एवरी 10 ईयर्स में सेंसस कराती थी। तो यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल्स आते थे, ठीक है, ऑफिशियल्स आते थे, फिर वो आके पूरे डिटेल्स लेते थे, ठीक है, कि कितने पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं घर में, गाड़ी है कि नहीं, वो सारी डिटेल्स लिया जाता था,
ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें अपने को कंप्लीट एन्यूमरेशन मतलब पूरा कंप्लीट डिटेल मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे अपने को कंप्लीट डिटेल मिल जाता है। तो ये क्या है, ये कंप्लीट एन्यूमरेशन। तो अगर हमको ये कंप्लीट एन्यूमरेशन मिल जाएगा तो इसमें हमारे एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये कंप्लीट पॉपुलेशन हर बार तो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट पॉपुलेशन तो हर बार तो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे सैंपल यूज करते हैं। ठीक है, हमको अगर हर चीज का डाटा चाहिए तो हर बार तो हम यहाँ कंप्लीट एन्यूमरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग भी है और काफी सारे उसमें फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे वैक्सीन को लॉन्च करना है, तो वैक्सीन को लॉन्च करना है तो उसके लिए टाइम काफी कम है, क्योंकि कोरोना उस समय एकदम पीक में था। तो वहां पे अब सबको तो टेस्टिंग नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो वहां पे बेसिक वहां पे सैंपल टेस्टिंग किया गया, फिर उसके बाद उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सैंपलिंग उस तरीके से हमको सैंपल लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल का रीजन, ठीक है, यहाँ पे जो सैंपल है उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट्स लिख देते हैं। यहाँ पे बुक में और कुछ वर्ड लिखा होगा, आप यहाँ पे बेनिफिट भी समझ सकते हैं या फिर और कुछ भी, यहाँ देख लेते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, वी में प्रीफर सैंपल सर्वे टू कंप्लीट एग्जामिनेशन ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स के कारण हम यहाँ पे सैंपल सर्वे प्रीफर करेंगे। स्पीड, स्पीड आप समझ ही गए होंगे, ये फर्स्ट केस है यहाँ पे स्पीड, स्पीड आप समझ ही गए होंगे। सैंपल सर्वे इज क्विकर, ये तो समझ ही आ रहा है, क्योंकि सैंपल सर्वे में साइज कम है। ठीक है, सैंपल सर्वे में यहाँ पे पॉपुलेशन साइज इज लो, पॉपुलेशन साइज इज लोअर देन कंप्लीट एन्यूमरेशन, इसको सेंसस ही लिख देंगे, इज लोअर देन सेंसस, हैंस, ठीक है, हैंस इट इज प्रिफर्ड। ठीक है, हैंस इट इज प्रिफर्ड। ओके, फर्स्ट है अपना स्पीड, स्पीड तो समझ ही आ गया है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। एज कंपेयर टू सेंसस, अ सैंपल सर्वे कुड बी कंडक्टेड यूजुअली मच मोर क्विकली सिंपली बिकॉज ओनली अ पार्ट ऑफ वास्ट पॉपुलेशन इज एन्यूमरेटेड। कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट समझ आ गया होगा। जैसे अगर सेंसस कराते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। अब उतने एक्सपर्ट्स ढूंढने में सारे एक्सपर्ट्स को पैसा भी देना पड़ता है। ठीक है, सारे एक्सपर्ट्स को पूरा पैसा भी देना पड़ता है, तो कॉस्ट काफी ज्यादा लग जाता है। तो इट इज लेस एक्सपेंसिव, इट इज लेस एक्सपेंसिव, सिंपल चीज है। as less number of experts are to be hired, as less number of experts and resources बोल सकते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, as less number of resources required। ठीक है, सिंपल टर्म में समझिए, as less number of resources required। ये हैंड रिटन नोट्स तो मैं शेयर करूंगा ही, तो अगर आप लोग अगर अभी लिखना नहीं चाहते तो आप लोग सीधा समझ सकते हैं, तो फिर बाद में आप लोग ये नोट्स से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इन ईच यूनिट इज लाइकली टू बी मोर एज कंपेयर टू सेंसर्स। बेटर ट्रेन्ड पर्सनल्स आर एम्प्लॉयड फॉर कंडक्टिंग अ सैंपल सर्वे, बट व्हेन इट कम्स टू टोटल कॉस्ट, देखो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा यहाँ पे ईच यूनिट का ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेटर एक्सपर्ट चाहिए, वो ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू टोटल कॉस्ट, जब टोटल कॉस्ट की बारी आती है, सैंपल सर्वे इज लाइकली टू बी लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, यहाँ पे जब कॉस्ट की बारी आती है सारी चीजों की, तब ये लेस एक्सपेंसिव होता है। रिलायबिलिटी, ठीक है, जो डेटा कलेक्टेड इन अ सैंपल सर्वे आर लाइकली टू बी मोर रिलायबल, यहाँ पे ये मोर रिलायबल लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट में थोड़ा सा मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये कई बार मोर रिलायबल नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बुक में अगर ये इस तरीके से दिया हुआ तो अभी इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, मेरे लिए थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इस पार्ट में,
कि मैं इस तरीके से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इसमें। अब हम देखते हैं ये जो थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है, रिलायबिलिटी। ठीक है, वैसे बेसिकली देखा जाए तो जो सेंसस होता है वो ज़्यादा रिलायबल होगा कि उसमें बहुत सारे अपने को टोटल पूरे डाटा मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सैंपल को मोर रिलायबल क्यों बोला गया है? ठीक है, यहाँ पे सैंपल को मोर रिलायबल क्यों बोला गया है? क्योंकि जो भी सैंपल जो भी कलेक्ट करेगा, ठीक है, जो भी सैंपल जो भी कलेक्ट करेगा, ठीक है, सैंपल जो भी कलेक्ट करता है, ही और शी इज अ फार बेटर एक्सपर्ट। यहाँ पे ही या फिर शी जो भी सैंपल कलेक्ट करेगा, ही इज अ फार बेटर एक्सपर्ट। ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपर्ट होगा। ठीक है, ही इज अ फार बेटर एक्सपर्ट देन जो कि वो कंप्लीट सेंसस करेगा। ठीक है, जो कंप्लीट सेंसस वाले हैं वहां पे सिर्फ जाके आपको जानकारी लेनी है, लेकिन सैंपल कलेक्ट करने में कौन कौन से सैंपल लेने हैं, ठीक है, वो चॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन कौन से अपने को सैंपल लेके किसमें टेस्टिंग करनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे जब वो जो सैंपल जो कलेक्ट करना है उसके लिए हमको ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो काफी अच्छे से सारी चीजों को समझता हो। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है, सैंपल इज मोर रिलायबल। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे जो सैंपल जो कलेक्ट करता है वो सब ज्यादा एक्सपर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलायबिलिटी में वही पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट एन्यूमरेशन, यहाँ पे सैंपल सर्वे आर लाइकली टू बी मोर रिलायबल बिकॉज ऑफ ट्रेंड एन्यूमरेटर्स, बेटर सुपरविजन एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक। ठीक है, बेटर सुपरविजन, ट्रेंड एन्यूमरेटर्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक। जो एक्सपर्ट रहेगा वो सारी टेक्निक्स भी यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे और अदर फैक्टर क्या दिया हुआ है, अदर फैक्टर है एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ पे एवरी सैम्पलिंग इज सब्जेक्टेड टू, अब देखिए एक्यूरेसी का बात है, यहाँ पे ये एक्यूरेसी का बात बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आ सकता है कि एक्यूरेट क्या ज्यादा होगा, सेंसस इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, सेंसस इज मोर एक्यूरेट। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है कि देखिए सैंपल करेंगे तो यहाँ पे सैम्पलिंग एरर हो सकता है, सैंपल से फ्लक्चुएशन जो थोड़े बहुत जो मिस्टेक्स होते हैं वो एक सैम्पलिंग एरर हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सैंपल जो करने वाला है वो है एक्सपर्ट। ओके, सैंपल जो करने वाला है वो है अपना एक्सपर्ट। ठीक है, सैंपल जो लेने वाला है ही इज एन एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैंपल जो लेने वाले हैं वो है एक्सपर्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे ये माना जाएगा कि ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, सो दिस गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि अगर एक्सपर्ट अगर कोई कर रहा है तो फिर वो ज्यादा अच्छे से एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे सैंपल सर्वे क्यों यूज कर जाता है, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सेंसस में हम यहाँ पे लेस एक्सपीरियंस्ड या फिर लेस एक्सपीरियंस्ड या लेस एफिशिएंट पर्सन को भी करवा सकते हैं। ठीक है, सेंसस में अगर हमको डाटा ही कलेक्ट करना है तो लेस एफिशिएंट पर्सन से भी ये चीज करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सैंपल के लिए अपने को एकदम हाईली क्वालिफाइड या फिर हाईली एक्सपर्टीज वाला पर्सन चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज वाला पर्सन चाहिए अपने को। ठीक है, सैंपल के लिए अपने को ज्यादा एक्सपर्टीज वाला पर्सन चाहिए। ठीक है, हाई एक्सपर्टीज बोलेंगे इसको, हाईली एक्सपर्टीज नहीं बोलेंगे, हाई एक्सपर्टीज बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे भी मैटर वैसे लिखा होगा, एवरी सैम्पलिंग इज सब्जेक्टेड टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, जो उसकी सैम्पलिंग एरर है। इट इज ऑब्वियस दैट कंप्लीट एनुमरेशन इज टोटल फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर, however errors due to recording observation, देखो errors due to recording observation, biases on the part of enumerators, wrong and faulty interpretation of data, मतलब गलत इंटरप्रेट कर रही है। तो अगर हमने वहां पे जैसे सेंसस में कई बार क्या होता है, आके उन्होंने पूछा कि कितने कितने लोग हैं घर में, अगर हम वहां पे अगर हमने ढंग से बताया नहीं, ठीक है,
अगर हमने वहाँ पे ढंग से बताया नहीं कि 5 लोग हैं घर में, हम वहाँ पे बोल दिए कि गलती से बोल दिए 4 लोग हैं घर में, ठीक है, सो वहाँ पे 4 लोग रिकॉर्ड हो जाएंगे। या फिर कई बार वहाँ पे उन्होंने इंटरप्रेट गलत कर लिया, हमने वहाँ पे बोला कि 5 लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया कि 4 ही लोग थे, ठीक है, सो वहाँ पे ये गलती हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो लेस एक्सपर्ट भी जा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है नॉन सैम्पलिंग एरर, ये तो देखेंगे बाद में, ठीक है। इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, एडहियरिंग टू प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग डिजाइन स्ट्रिक्टली एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट इन सैंपल सर्वे द सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय सेवरल स्टेप्स। ये तो सैम्पलिंग एरर कैसे कम कर सकते हैं, ये सब आगे देखेंगे हम। नेसेसिटी, अब यहाँ पे 5th पॉइंट देखते हैं, नेसेसिटी। ये नेसेसिटी तो है ही, सबसे ज़्यादा सैम्पलिंग करने का कारण क्या है, नेसेसिटी, ठीक है, हमको यहाँ पे नेसेसिटी है कि जितना ज़्यादा अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, कि अपने पास लेस टाइम है, ठीक है, लेस टाइम में हमको मार्केट में लॉन्च करना है प्रोडक्ट, ठीक है, नहीं तो हमारा कॉम्पिटिटर अगर होगा वो हमसे पहले लॉन्च कर देगा, मार्केट में लॉन्च करना है अपने को प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमको काफ़ी जल्दी, ठीक है, हमको वहाँ पे क्विक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो ये हमारी हो गई नेसेसिटी, ठीक है, सो ये हमारा हो गया एक प्रकार से नेसेसिटी। तो नेसेसिटी के लिए फिर अपने को सैंपल सर्वे यूज करना पड़ेगा, ठीक है, सैंपल सर्वे टू बी यूज्ड, ओके, ये चीज समझ में आ गया। जब हमारी ये जरूरत पड़ जाएगी तो हमने को ये सैंपल सर्वे क्यों यूज करते हैं, ये हमारी एक प्रकार से कई बार नेसेसिटी बन जाती है, इसलिए हम सैंपल सर्वे यूज करते हैं, ओके। सो हमने यहाँ पे फैक्टर्स देख लिए कि हम यहाँ पे सैम्पलिंग क्यों यूज करेंगे, कंप्लीट एन्यूमरेशन के ऊपर, ठीक है। अब हम इसके आगे का टॉपिक देखते हैं, इसके आगे क्या दिया हुआ है। इसके आगे अपने को बुक में दिया हुआ है एरर्स इन सैंपल सर्वे। तो एरर्स इसे 2 प्रकार के, सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अभी हम वहाँ पे जैसे पढ़ रहे थे तो वहाँ पे अपने को दिखा था सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। एरर्स जो है वो यहाँ पे एरर्स इन सैंपल, ठीक है, एरर्स इन सैंपल सर्वे, यहाँ पे एरर्स इन सैंपल सर्वे, यहाँ पे 2 प्रकार के एरर, फर्स्ट ये और ये सेकंड, ठीक है, ये है सैम्पलिंग एरर और ये है अपना नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। ये 2 प्रकार के एरर है, सैम्पलिंग एरर और ये नॉन सैम्पलिंग एरर। अब यहाँ पे सैम्पलिंग एरर क्या होता है, हमने यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था सैम्पलिंग एरर, यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आगे देख लेते हैं। सैम्पलिंग एरर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि हमने वहाँ पे 1000 बल्ब्स टेस्ट किए, ठीक है, यहाँ पे फिर ऑल डिफेक्टिव निकल गए, ठीक है। तो ये क्या था, ये अपना था सैम्पलिंग एरर, हमने 1000 का सैंपल लिया और सारे के सारे डिफेक्टिव निकल गए, तो ये था अपना एक प्रकार से ये अपना आ गया सैम्पलिंग एरर, ठीक है, ये अपना आ गया सैम्पलिंग एरर, ओके। क्योंकि ये सैंपल लेने में भी गलती हो जाती है, ठीक है, कई बार ये सैंपल लेने में इस बार गलती हो गई तो 1000 जो बल्ब निकाले सारे के सारे डिफेक्टिव निकल गए, ठीक है, तो ये अपना आ गया सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर हो ही सकता है, कई बार फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, या तो अगर हम सपोज यहाँ पे 1000 में से यहाँ पे हमारे सपोज अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1000 में से हमारे पास यहाँ पे 90% बल्ब्स ओके थे, 90% बल्ब्स जो हम जो टेस्टिंग कर रहे थे वो टेस्ट में पास हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या वो निकाल सकते हैं रिजल्ट कि यहाँ पे 1 CR में भी 90% ओके होंगे, ठीक है, 10% अलग आ सकते हैं, हम यहाँ पे वो चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे वो जजमेंट कर लेंगे कि यहाँ पे जो 1 करोड़ जो बल्ब्स हैं उसमें 90% ओके होंगे, ठीक है, हम यहाँ पे वो चीज़ सोच सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है,
यहाँ पे हो सकता है बाद में हमको पता चले कि 75% ही ओके थे, ठीक है, बाद में हमको पता चले कि 75% ही ओके थे। तो ये जो हमारा ये जो रिजल्ट आया 90% बल्ब जो टेस्टिंग के बाद, वो यहाँ पे गलत आ गया है। एक्चुअल में 75% ही ओके थे, ठीक है। सो ये जो एरर जो अपने को मिला ये भी एक प्रकार से सैम्पलिंग एरर होगा, ठीक है, ये भी एक प्रकार से सैम्पलिंग एरर होगा। अब यहाँ पे आते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर में। नॉन सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर अपने पास कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग एरर अपने पास हो सकता है सैंपल सर्वे में, ठीक है, नॉन सैम्पलिंग हो सकता है सैंपल सर्वे में या फिर वो सेंसस में भी हो सकता है, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों में भी हो सकता है। ये अब किस तरीके से होता है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इफ अ लेस एक्सपर्ट पर्सन, ठीक है, डज अ वर्क, ये कुछ भी का हो सकता है, सेंसस वाला हो सकता है या सैंपल सर्वे वाला हो सकता है, ठीक है। अगर कोई लेस एक्सपर्ट पर्सन ये कर रहा है तो वहां पे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ठीक है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकता है किसी चीज का, ठीक है, या तो उसको वो चीज का नॉलेज ही ना हो तो वहां पे वो गलत रिजल्ट निकाल सकता है, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ले हो सकता है, या तो फिर ज़्यादा टाइम ले सकता है, टाइम टेकिंग, या तो फिर बोल सकते हैं कि वो कॉस्ट ज़्यादा लगा देगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसिव बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मोर कॉस्ट लिख देते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है। यहाँ पे ये मोर कॉस्ट लगा सकता है, ज़्यादा कॉस्ट, ओके, ठीक है। उसके बाद भी हमको क्या है, उसके बाद भी यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा जो रिजल्ट है वो जो हम जो चाहते हैं वो ना आए, ठीक है। वो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, नॉन सैम्पलिंग एरर के कारण, ठीक है। या तो अगर जो भी या तो रिजल्ट आ रहा है, सपोज यहाँ पे आगे देख लेते हैं, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 1000 बल्ब जो हमने जो देखा था 1000 बल्ब थे, ठीक है, सैंपल में, ठीक है, यहाँ पे निकल गए ऑल डिफेक्टिव, हाँ ये ऑल डिफेक्टिव आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये ऑल डिफेक्टिव आ गया। तो ये क्या है, ये हम क्या फिर मान लिए यहाँ पे टोटल ये 1 करोड़ बल्ब भी उसमें लगभग डिफेक्टिव है, ठीक है, 1 करोड़ बल्ब भी है लगभग यहाँ पे डिफेक्टिव। ये थोड़ा सा नहीं जम रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे 1000 बल्ब्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग एरर, यहाँ पे हमने निकाल लिया 90% बल्ब्स, यहाँ पे हमने निकाल लिया है ये 90% बल्ब्स है इफेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे 90% बल्ब्स है इफेक्टिव, ठीक है, हमने उस तरीके से मान लिया, लेकिन क्या था, कुछ बल्ब जो इफेक्टिव नहीं थे उसको भी यहाँ पे इफेक्टिव मान लिया गया। सपोज यहाँ पे 10% बल्ब्स जो है दैट आर नॉट इफेक्टिव, ठीक है, दैट आर नॉट इफेक्टिव, लेकिन वो इफेक्टिव मान लिया गया, ठीक है, बट कंसिडर्ड इफेक्टिव, ठीक है, नॉट इफेक्टिव बट कंसिडर्ड इफेक्टिव। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना जो आ गया नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है, ये हमारा आ गया एक प्रकार से नॉन सैम्पलिंग एरर, ओके। या तो जैसे हमने ये सेंसस वाला देखा था एग्जांपल, ठीक है, वहां पे लेस एक्सपर्ट पर्सन आएगा, वहां तो हमने सैंपल लिया ही नहीं था, ठीक है, वहां पे जैसे हम यहाँ सेंसस वाला एग्जांपल देखे थे, ठीक है, सेंसस में क्या हो जाता है, सेंसस में आ गया अगर जैसे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लिया, ठीक है, तो वहां पे अपना डाटा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जैसे अगर हमने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लिया तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो रिजल्ट आएगा वो गलत आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आ गया वो आ गया रॉन्ग। तो ये जो यहाँ पे जो ये जो एरर हो रहा है ये अपना हो जाएगा नॉन सैम्पलिंग एरर, ओके। ये जो हमारा जो एरर आ रहा है ये अपना आ जाएगा नॉन सैम्पलिंग एरर, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं बुक्स में क्या दिया हुआ है, सैम्पलिंग एरर तो पता चल गया। अब यहाँ पे फैक्टर जो जिस कारण से सैम्पलिंग एरर आ सकता है,
एरर्स अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्टिव सैम्पलिंग डिसैम्पलिंग डिजाइन, हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ले चुके हैं, ठीक है। डिफेक्टिव सैंपल ले लिया तो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर सैम्पलिंग डिजाइन इज क्रूशियल रोल इन सैम्पलिंग, ये चीज समझ में आ गया है। इफ अ नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग डिजाइन इज फॉलोड, द bias of the prejudice of the sampler affect the sampling technique, thereby make resulting some kind of the error, ठीक है। अगर इसे नॉन प्रोबेबिलिस्टिक निकाल लिए, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब यहाँ पे कई बार जैसे प्रोबेबिलिटी लेते हैं हम कि इसमें से इतनी चीजें आएंगी, ठीक है, 10 में से 9 है आएंगी, ठीक है। जैसे सपोज ये कॉइन टॉस किया तो हेड्स एंड टेल्स आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वहाँ पे सोच रहे हैं कि खाली हेड्स ही है, हेड्स आएगा, हम यहाँ पे 10 बार भी करें तो ये हेड्स आएगा, ठीक है। अगर हम वहाँ पे वो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग डिजाइन ले लिए, हमने वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कंसीडर नहीं किया कि टेल्स भी आ सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये अपना सैंपल गलत हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम जो सैंपल लेंगे वो सैंपल गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो एरर आ सकता है वो डिफेक्टिव सैम्पलिंग डिजाइन के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे एरर अराइजिंग ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन, अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंग द एन्यूमरेटर्स इज टू रिप्लेस द सैम्पलिंग यूनिट बाय अ सुटेबल यूनिट इन अकॉर्डेंस विद देयर कन्वीनियंस। ये कई बार क्या हो जाता है, ये चीज समझ पा रहे हैं, देखो सपोज यहाँ पे जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जो फैक्टर्स देख रहे हैं इसमें जो बी वाला है सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे जैसे सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे सैंपल ले रहे हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट है। अब ये एक्सपर्ट को यहाँ पे सैंपल में से 10 पीसेस पसंद नहीं आए, यहाँ पे वो 1000 है, ठीक है, 1000 का बल्ब्स लिए, उसमें से उसको 100 बल्ब्स पसंद नहीं आए, ठीक है, उसको 100 बल्ब्स उसको पसंद नहीं आए, वो बोल रहा है कि 100 बल्ब्स निकाल लो, वो ये 100 बल्ब्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है, वो उस 100 बल्ब को दूसरे 100 बल्ब से सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे कई बार क्या हो सकता है कि जो सब्स्टिट्यूट किया अपने हिसाब से कि नहीं मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूशन के कारण यहाँ पे सैम्पलिंग एरर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, वो अपने हिसाब से जैसे कन्वीनियंस से अगर जैसे सही, कई बार क्या हो जाए जैसे टेस्टिंग में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है, जैसे वो वाले 100 बल्ब्स जो पसंद नहीं आए तो उसमें क्या हो सकता है उसको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही होगी उसको टेस्ट करने में, तो उसने क्या सोचा कि नहीं जो इजी पड़ रहा है उसको ले लेते हैं, ठीक है। सो वो जो इजी के चक्कर में डिफिकल्टी हो सकती है, कई बार आप लोग भी जैसे यहाँ पे सैम्पलिंग कर दिया कि ये सैम्पलिंग थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, हम यहाँ सैम्पलिंग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स इजी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं, और आपको वहां जाकर पता लग रहा है कि सैम्पलिंग का क्वेश्चन तो काफ़ी इजी आया था, ठीक है, उसको हम खाली थोड़ा सा देख लेते तो वहां पे हमको मार्क्स मिल सकते थे। तो यहाँ पे एरर्स अराइजिंग ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन, ये वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एरर्स ओइंग टू फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ यूनिट, it has its origin in faulty demarcation of sampling units. In case of agricultural survey, the sampler has usually a tendency to underestimate or overestimate the character under consideration. मतलब faulty demarcation का मतलब क्या होता है, यहाँ पे faulty demarcation का मतलब हम जो समझ रहे हैं, ठीक है, हम उसको वहाँ पे वो गलत समझ लिए, ठीक है। यहाँ पे faulty demarcation का मतलब हम वहाँ पे गलत समझ लिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन फैक्टर सी, फॉल्टी डिमार्केशन का मतलब है हम यहाँ पे चीजों को गलत समझ लिए, ठीक है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एक हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे गलत समझ लिए उस चीज को, ओके। हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया एग्रीकल्चरल सर्वे का, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सर्वे दिया, द सैम्पलर यूजुअल टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट द कैरेक्टर, ठीक है, अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट द कैरेक्टर, ठीक है। सपोज यहाँ पे जैसे ये एग्रीकल्चर का ही एग्जांपल लेते हैं, एग्रीकल्चर में क्या होता है, कई बार सीड्स होते हैं, ठीक है, वो सीड्स को प्लांट किया जाता है, ठीक है।
अब वहाँ पे यूज़ किया जाता है काउडंग और कंपोस्ट, या फिर और कंपोस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे काउडंग या कंपोस्ट यूज़ किया जाता है, जिससे फिर वो चीज एज अ सॉइल यूज़ किया जाता है, जिससे फिर ये सीड्स से प्लांट बन जाता है, ठीक है। फिर हमको जो भी चीज़ें हमको जो मतलब जिस हिसाब से सीड्स लगाए जाते हैं उस हिसाब से हमको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो काउडंग या कंपोस्ट, तो कई बार क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे ये कंपोस्ट है केमिकल, तो केमिकल वाला है तो इसको हम यहाँ पे वो कर दिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओवर रेट कर दिए हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि कंपोस्ट बेटर है, ठीक है। कई बार क्या हो रहा है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंपोस्ट बेटर है क्योंकि हमने जो सैंपल जो दिया है, ठीक है, हमने जो यहाँ पे जो सैंपल सर्वे से जो चेक किया है उस हिसाब से कंपोस्ट काफ़ी अच्छा है, जबकि एक्चुअली में क्या हो सकता है कि काउडंग ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे हो सकता है कि काउडंग ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन हमने जो सैंपल लिया उस हिसाब से हमने कंपोस्ट को बोला कि नहीं कंपोस्ट ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये ओवररेट है, ओवररेट कर दिया है इसको, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल जो रिजल्ट जो है सैम्पलिंग से, वो हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है, ठीक है। वो एक एरर हो सकता है, ओके। सो ये एक फॉल्टी डिमार्केशन। यहाँ पे एरर्स ओइंग टू रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला है। यहाँ पे मतलब कि हमको हम जो भी सेलेक्ट जो भी कर रहे हैं, अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे लास्ट चैप्टर मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हमने देखा था कलेक्शन, फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर के बाद प्रेजेंटेशन, फिर कलेक्शन, फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे यही चीज अगर हम गलत करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर प्रेजेंटेशन और एनालिसिस, ये तीनों में से अगर हम एक भी स्टेप यहाँ पे गलत करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सैंपल गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सैम्पलिंग एरर आ सकता है, ओके। तीनों में से अगर हम एक भी चीज को गलत करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक्स गलत हो सकता है और उसके कारण सैम्पलिंग एरर आ सकता है, ठीक है, ओके। एरर्स ओइंग टू रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यही रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशंस। वेरिएबिलिटी मतलब डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंसेस हो जाते हैं कई बार। अगर हम सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ई में, यहाँ पे वेरिएबिलिटी वाला, यहाँ पे हमने वेरिएबिलिटी वाला एग्जांपल लेते हैं। वेरिएबिलिटी मीन्स क्या देखा था हमने, डिफरेंसेस। तो सपोज अगर मुझे चाहिए कि कितने लिटरेट लोग हैं, कितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेट एजुकेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक स्टेट में जाऊं, ठीक है, एक स्टेट में अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, ठीक है, एक स्टेट में अलग अलग प्रकार के लोग होंगे। अब यहाँ पे स्टेट से मैं जाता हूँ एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब वहाँ डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि हम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ठीक है। कई है काफ़ी ज़्यादा जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं, कई थोड़े से अच्छे एरिया से आते हैं, ठीक है। सो वहाँ से अगर हम, वो क्या है, वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। अब हम सारे पॉपुलेशन में से थोड़े थोड़े लेंगे। सपोज यहाँ पे मैं कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है, एक छोटा सा टाउन है, ठीक है। और एक छोटा, यहाँ पे विलेज और टाउन दो चीज ले लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा सा विलेज है, वो डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे विलेज के लोग बहुत सारे हैं, यहाँ पे टाउन के लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये पॉपुलेशन क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, वेरिएबल है। हो सकता है विलेज में ज़्यादा एजुकेटेड लोग मिल जाए, हो सकता है टाउन में ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये जो सैंपल जो अपन यहाँ पे इस केस में जैसे सैंपल कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सैंपल कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे सैम्पलिंग एरर आ सकता है, ओके। यहाँ पे सैम्पलिंग एरर आ सकता है, ओके।
ये आ सकता है अपने पास सैम्पलिंग एरर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सैम्पलिंग एरर है उसमें ये सारे फैक्टर्स के कारण सैम्पलिंग एरर आ सकता है, ठीक है। 5 फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। ये हमने देख लिया नॉन सैम्पलिंग एरर क्या चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, इनकम्प्लीट कवरेज, इंटरव्यूज, अगर प्रॉपर इंटरव्यू नहीं हुआ, कम्युनिकेशन गैप हो गया तो, ठीक है। जैसे हम किसी से भी अगर हम डाटा ले रहे हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया तो वो भी हमारा यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग एरर में आ सकता है। ये मैटर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने एक समझा दिया ब्रीफ में, अगर आप लोग को पढ़ना है आप लोग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं पॉपुलेशन, और यहाँ पे सैंपल, तो उसका भी हमने डेफिनेशन तो देख लिया। पॉपुलेशन क्या होता है, जो पूरा जो टोटल जो साइज होता है उसको बोला जाता है पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे पॉपुलेशन को एक टर्म से डिनोट किया जाता है जो कि है कैपिटल एन, आगे बहुत आएगा, ठीक है। पॉपुलेशन क्या हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, ठीक है, या तो पॉपुलेशन हो सकता है इनफाइनाइट, ओके। पॉपुलेशन हो सकता है फाइनाइट, हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। फाइनाइट पॉपुलेशन कैसे, अब यहाँ पे इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, या फिर मैं जैसे देखा था नंबर ऑफ बल्ब्स, ओके, ये अपना फाइनाइट पॉपुलेशन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ मॉस्किटोस निकालो, मच्छर कितने हैं, ठीक है, ये तो हमारा इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। या तो अगर मैं निकालूं कि यहाँ पे मैं बोलूं कि यहाँ पे निकालो नंबर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे पॉपुलेशन फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन में सैम्पलिंग करना बहुत मुश्किल है, फाइनाइट में हिसाब से कर भी सकते हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और एक पॉपुलेशन दिया हुआ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, और एक हो जाएगा रियल पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे और एक दिया हुआ है रियल एंड हाइपोथेटिकल, ठीक है। यहाँ पे रियल पॉपुलेशन, जैसे हमने देखा इंडिया का पॉपुलेशन वो रियल है, ठीक है। यहाँ पे रियल पॉपुलेशन है, हमने वही एग्जांपल देखा था नंबर ऑफ बल्ब्स, ये सारी चीज़ें क्या है, रियल है, ठीक है, ओके। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉपुलेशन भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन भी आ सकता है रियल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या दिया हुआ है, अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज नोन एट एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ लैम्प्स, ये वाला, a population that exists just hypothetically like the population of heads when the coin is tossed infinitely, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी पॉपुलेशन में क्या दिया हुआ है, सपोज जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कॉइन टॉस कर रहे हैं कितने बार पता नहीं, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स हम यहाँ पे कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी अपना पॉपुलेशन आएगा वो एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन हम मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो रियल नहीं है कि यहाँ पे ये कितना आएगा, ओके, ठीक है, वो अपना रियल नहीं है। यहाँ पे हेड्स और टेल्स ही आएंगे, ठीक है। कॉइन टॉस में क्या आ सकते हैं, हेड्स आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है, तो ये जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन आएगा वो हमारा क्या है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है अपने को सैंपल, सैंपल अभी हमने देखा काफ़ी अच्छे से, इतनी देर से वही देख रहे हैं कि सैंपल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल का मतलब दिया हुआ है, यहाँ पे सैंपल का मतलब दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं यहाँ पे पैरामीटर, सैंपल के बाद आते हैं यहाँ पे आते हैं पैरामीटर में, ये है हमारा पैरामीटर। अब ये पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, हम हमेशा जैसे सैंपल्स ले रहे हैं, ठीक है, सैंपल्स लेने का कोई ना कोई बेस तो होगा, ठीक है। यहाँ पे सैंपल लेने का कोई ना कोई बेस तो होगा, किस बेस पे हम सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सैंपल लेने का बेस, सिंपल एग्जांपल में, ठीक है, किस बेस पे हम सैंपल ले रहे हैं। सपोज अगर हमको यहाँ पे चाहिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम क्या यहाँ पे चाहिए कितने एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, कितने एजुकेटेड पर्सन है एक पॉपुलेशन में,
ठीक है। सो हम यहाँ पे एक सैंपल लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये जो पैरामीटर है यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन का, ये जो है हमारे पास ये पैरामीटर है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये पैरामीटर है। इस पैरामीटर पे हम यहाँ पे सैंपल लेंगे, ठीक है। इस पैरामीटर पे हम यहाँ पे देख के सैंपल लेंगे और उसके बाद हम फिर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर लिया जाता है सैंपल लेने के लिए, ठीक है, कि अपन किस बेस पे यहाँ पे सैंपल लेके हम वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है पैरामीटर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑल यूनिट्स, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, of all units of a population. Statistical inferences are drawn about population parameters based on the sample observation. Statistical inference मतलब जैसे जो statistics का जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने पैरामीटर से पॉपुलेशन निकाल लिया, तो वहां पे फिर हम स्टैटिस्टिक्स का स्टडी करेंगे, ठीक है। वहां पे हम स्टैटिस्टिक्स से अलग अलग हम वहां पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, ठीक है। इन द फर्स्ट एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड अबाउट द पैरामीटर पॉपुलेशन मीन, यहाँ पे क्या दिया, इन द पैरामीटर पॉपुलेशन मीन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन मीन निकालना, तो ये अपने को एग्जांपल दिया है। पॉपुलेशन मीन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए यहाँ पे तो कुछ टर्म से आप लोग याद कर लीजिए। जैसे मीन को लिखा जाता है यहाँ पे म्यू, ठीक है, मीन को लिखा जाता है यहाँ पे म्यू। तो अगर हमको जैसे पॉपुलेशन मीन निकालना है, ठीक है, पॉपुलेशन मीन निकालना है, तो यहाँ पे हम जितने भी जो सैंपल्स लिए जाएंगे, ठीक है, जितने भी हम सैंपल्स लिए जाएंगे उसका समेशन, टोटल सैंपल्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है, यहाँ पे xi लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को क्या से डिनोट करते थे, n से, ठीक है। तो जैसे अगर पॉपुलेशन मीन निकालना है तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, टोटल सैंपल्स डिवाइड बाय यहाँ पे n। यहाँ पे ये a से लेके n तक कहीं पे भी, i तक कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है a से लेके ये n तक कहीं पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे xa दिया हुआ है, हमने वहाँ पे xi लिख लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे xi लिखा हुआ है, ठीक है। ये x क्या है, ये x अपना जो छोटा छोटा जो सैंपल्स है वो चीज है, ठीक है। ये जो अपने जो x है वो जो छोटे छोटे जो सैंपल्स है वो है, यहाँ पे xi जो छोटे छोटे जो सैंपल्स है वो है, ओके, ठीक है। ये है xi, ओके। अब यहाँ पे देखिए लिखा वेयर एंड डिनोट्स द पॉपुलेशन साइज, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स प्रोड्यूस्ड by the company. In the second example we are concerned about the population proportion. यहाँ पे second example इसमें जो भी दिया होगा, लेकिन हम यहाँ पे population proportion क्या है वो जानेंगे, ठीक है। population proportion representing the ratio of the people suffering from the disease to the total number of the people in the town. यहाँ पे population proportion बोल रहा है, इसमें क्या दिया हुआ था सेकंड एग्जाम्पल वो बता देता हूँ मैं। इसमें अपने को एग्जाम्पल दिया हुआ था, सपोज यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है अपने पास, यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे है अपने पास 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अपने को कितने लोग डिसीज, कितने लोग सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ, ये अपने को कितने लोग यहाँ पे डेंगू से सफ़र कर रहे हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। ये कितने लोग डेंगू से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सैंपल निकाले थे, तो यहाँ पे ये जो आएगा पॉपुलेशन प्रपोर्शन में निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आता है पॉपुलेशन प्रपोर्शन, तो ये जो आता है इसका फॉर्मूला होगा P इज इक्वल्स टू x अपॉन n। ये x है जो टोटल जो हमारा जो सैंपल है, ठीक है, टोटल जो हमारा सैंपल है अपॉन ये, तो ये क्या आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है, रेशियो ऑफ द टोटल सैंपल्स अपॉन द पॉपुलेशन, ठीक है, ओके। यहाँ पे पॉपुलेशन प्रपोर्शन आ जाता है यहाँ पे। thus if there are x people processing the attribute that is suffering from the disease, then we have p is equals to x upon n। यहाँ पे ये समझ आ गया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x से डिनोट्स द 8th मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे मतलब जो भी सैंपल जो हमने निकाला, xi जो भी हमने जो सैंपल निकाला, ठीक है, ये वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे xi इज द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ओके। इसको सैंपल नहीं लिखते, इसको लिख लेते हैं नॉर्मल जो वहाँ पे मेंबर ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है।
ओके। सो यहाँ पे जैसे प्रपोर्शन निकालना है तो P इज इक्वल्स टू एक्स एन, और अगर अपने को पॉपुलेशन मीन निकालना है तो ये इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे है अपने पास अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर नेमली द पॉपुलेशन वेरिएंस। अब यहाँ पे और क्या चीज आ सकता है, वेरिएंस आ सकता है। ठीक है, वेरिएंस मतलब जो डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, कि जैसे हम वहाँ पे सैम्पलिंग लेते हैं तो डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो वो जो डिफरेंसेस को क्या बोला जाता है, वेरिएंस। यहाँ पे वेरिएंस को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसको बोलता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाता है अपने पास सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा बोला जाता है। ठीक है, ओके, सिग्मा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला समेशन एक्स आई माइनस म्यू, म्यू क्या है, मीन का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे पॉपुलेशन का निकाल रहे हैं तो कैपिटल एन। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर मेरे को यहाँ पे सिर्फ खाली सिग्मा निकालना है तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे फिर और एक टर्म आ जाता है अपने पास, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ये है अपना सिग्मा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब देखो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सिग्मा था, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंपल सिग्मा, तो ये रूट में आ जाएगा समेशन एक्स आई माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन एन। ये एन भी यहाँ पे रूट में है। ठीक है, ये जो एन भी है ये भी यहाँ पे रूट में अंदर में है। ठीक है, ओके, ये भी है यहाँ पे रूट में। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए यही फॉर्मूला है। ओके, यही जो हमने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे हम जैसे स्टैटिस्टिक्स ले लिए तो स्टैटिस्टिक्स में क्या है, थोड़ा सा डाटा लिया जाता है, उसी को कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था छोटा सा ही डाटा रहता है जिसको हम कलेक्शन करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जो थोड़ा सा ही डाटा होगा तो उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज आ सकती है, पॉपुलेशन मीन निकालना पड़ सकता है। तो यहाँ पे म्यू, तो म्यू भी यहाँ पे समेशन एक्स आई, यहाँ पे समेशन एक्स आई, यहाँ पे स्मॉल एन। ठीक है, वहां पे जहां जहां टोटल पॉपुलेशन का निकाल रहे थे वहां पे कैपिटल एन, और जहां पे इसका निकालेंगे वहां स्मॉल एन। तो यहाँ पे पी, फिर यहाँ पे एक्स अपॉन स्मॉल एन। यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला होगा, देखिए ये समेशन एक्स आई अपॉन एन, यहाँ पे पी तो ये एक्स अपॉन स्मॉल एन, यहाँ पे अपन स्मॉल एक्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन लेंगे स्मॉल एक्स। ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे अगर वेरिएंस निकालना है तो फिर से यहाँ पे समेशन एक्स आई माइनस म्यू अपॉन यहाँ पे स्मॉल एन। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो फिर से यहाँ पे रूट, फॉर्मूला सेम है, कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ पे नीचे स्मॉल एन आ जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वाला एन आ जाता है, वहां पे पॉपुलेशन का कैपिटल एन आ जाता है। ठीक है, सारे फॉर्मूले सेम है जो अपने को कैलकुलेट करने हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये वेरिएंस, ठीक है, यहाँ पे ये निकाल दिया, तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर चीज आ गया। अब यहाँ पे एरर तो आता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर आएगा। अब यहाँ पे दो चीज आती है, स्टैंडर्ड एरर विथ रिप्लेसमेंट और स्टैंडर्ड एरर विथआउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे दो चीज आती है, स्टैंडर्ड एरर विथ रिप्लेसमेंट और स्टैंडर्ड एरर विथआउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट और एक आता है विथआउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेसमेंट और यहाँ पे आएगा विथआउट रिप्लेसमेंट। इसको बोला जाता है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, SRSWR, शायद ऐसे ही डिनोट किया जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे
ये आएगा SRSWR, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है SRSWOR, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट और ये विथ रिप्लेसमेंट। देख लेते हैं ये चीज़ क्या होता है, ठीक है। वैसे अपने को यहाँ पे ये चीज़ क्या होता है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन जानकारी होनी चाहिए। SRSWR का क्या मतलब क्या होता है। सपोज यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे है 6 बॉल्स, ठीक है, यहाँ पे है 6 बॉल्स। मैं यहाँ से एक बॉल मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पे 1 बॉल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ से कलेक्ट करके मैंने यहाँ पे एक बॉल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने बॉल बच गए, 5 बॉल। मैंने यहाँ पे एक बॉल डाल के मैंने इसकी जो भी टेस्टिंग करनी थी मैंने उसके कर ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये बॉल को मैं फिर से मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है, मैं फिर से इस बॉल में यहाँ पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 6 बॉल हो जाएंगे, फिर से मैं यहाँ से निकालूंगा, ठीक है, ओके। तो क्या हो रहा है, ये बॉल वापस वहां चलेगी और वापस इसके चांसेस है आने के, ठीक है, दिस बॉल यहाँ पे चांसेस ऑफ रिटर्न है, ठीक है, यहाँ पे इसके चांसेस ऑफ रिटर्निंग है। ये चीज समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसका हो गया, तो यहाँ पे फिर से मैंने इसको डाल दिया, फिर से मैं यहाँ पे शफल करके फिर से मैं यहाँ से निकालूंगा, तो इसके चांसेस ऑफ रिटर्निंग ज्यादा है, ठीक है। सो ये क्या आ गया, ये मेरा विथ रिप्लेसमेंट वाला आ गया। इसमें एरर आ सकता है, ठीक है, ओके, ये अपना आ गया विथ रिप्लेसमेंट वाला। तो अब अगर यहाँ पे सपोज एक दूसरा एग्जांपल, अब ये SRSWOR वाला लेते हैं, ठीक है। SRSWOR आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे है 6 बॉल्स, ठीक है, यहाँ पे 6 बॉल्स, यहाँ पे मैंने यहाँ से ये बॉल मैंने निकाला, मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये बॉल यहाँ पे नहीं है, ये बॉल यहाँ पे आ गया, ओके, ये बॉल अब यहाँ पे नहीं है, ये बॉल यहाँ पे आ गया। अब मैं जब दूसरा जो निकालूंगा वो यहाँ में से 5 में से एक आएगा, ठीक है। मैंने जो पहला जो निकाला वो 6 में से एक आया था, तो अब जो मैं दूसरा जो बॉल निकालूंगा वो 5 में से एक आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर मैं सेकंड बॉल भी निकालता हूँ, जैसे फर्स्ट बॉल भी निकाला 6 में से एक आया, सेकंड बॉल भी 6 में से ही एक आएगा, ठीक है, ओके, सेकंड बॉल जो आएगा 6 में से ही एक आएगा। तो अब ये सारी जब चीजें करेंगे तब वहां पे एरर भी आने का चांसेस है, ओके। तो यहाँ पे एरर कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे ये x बार है अपना मीन। तो अब यहाँ पे इसको लेते हैं, फॉर्मूला क्या दिया हुआ अपने को, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, यहाँ पे x बार इज इक्वल्स टू यहाँ पे SRSWR। यहाँ पे फॉर्मूला है अपने पास ये सिग्मा अपॉन रूट n, ठीक है, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन ये रूट n, ओके, ये फॉर्मूला दिया हुआ है x बार का। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर जो निकालना है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे इसके लिए ये जो विथआउट रिप्लेसमेंट, ये विथ रिप्लेसमेंट वाला निकाल लिए। अब अगर अपने को x बार विथआउट रिप्लेसमेंट वाला निकालना है तो उस पर ये चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो अपना है इसको बोला जाता है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। ये जो अपना जो आगे जो आएगा ये जो टर्म सिग्मा n अपॉन ये रूट n और यहाँ पे रूट ऑफ ये n माइनस n और यहाँ पे n माइनस 1, ऐसे ही है, यहाँ पे यही चीज है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल n माइनस 1 है, सॉरी, यहाँ पे है अपने पास ये कैपिटल n माइनस 1। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको बोला जाता है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ठीक है, इसको बोला जाता है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ओके, इसको हमारा बोला जाता है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ठीक है। तो उसी तरीके से ये अपना है ये SRSWOR वाला। तो उसी तरीके से नीचे प्रपोर्शन के दिए हुए हैं, ठीक है, नीचे अपना यहाँ पे प्रपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर फॉर प्रपोर्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे SE, यहाँ पे प्रपोर्शन का फॉर्मूला है, यहाँ पे PQ,
ये है अपने पास ये P और ये Q, क्या दिया हुआ है, PQ/N, ठीक है। ये है SRSWR का, ओके। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे PQ/N रूट ऑफ, यहाँ पे फिर फाइनाइट प्रोपोर्शन n-n और यहाँ पे n-1, ये SRSWOR ये वाला है, ठीक है, SRSWOR। यहाँ पे ये रूट में है, सॉरी, यहाँ पे ये रूट में है, ओके, ठीक है। तो ये अपने को प्रोपोर्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ओके। ये आगे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तब हम इसको देखेंगे अच्छे से, ओके। जब एग्जाम्पल और वो एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको बाद में देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में, ठीक है। या तो एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोग को पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। यहाँ पे 3 टाइप के सैम्पलिंग दिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी और मिक्स्ड सैम्पलिंग। अब यहाँ पे लेकिन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है उसमें भी अपने पास 4 प्रकार के सैम्पलिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सैम्पलिंग दिया हुआ है, ठीक है, टाइप्स, सैम्पलिंग टाइप्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 तरीके के। ये है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे आएगा मिक्स्ड सैम्पलिंग, ठीक है। अब मिक्स्ड सैम्पलिंग, अब प्रोबेबिलिटी में भी 4 तरीके के हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, या 2, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे भी 4 तरीके के सैम्पलिंग है। पहला है स्ट्रेटिफाइड है शायद, एक सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा सा याद नहीं है मुझे, ओके। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सही है, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज और क्लस्टर सैम्पलिंग। 4 तरीके के हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे जगह कम है। प्रोबेबिलिटी में भी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यहाँ पे है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ओके। फिर यहाँ पे आ जाता है मल्टी स्टेज, ठीक है। फिर एक आता है यहाँ पे क्लस्टर, और एक है अपने पास यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे चौथा है मल्टी फेज सैम्पलिंग, ओके। एक है अपने पास मल्टी फेज सैम्पलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो तो हम इतने टाइम से वही जान रहे हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नॉर्मल तरीके से कोई भी एक्सपर्ट है वो अपने तरीके से एक सैंपल निकालते हैं, ठीक है। फिर वो सैंपल को हम वहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम इतने समय से देख ही रहे हैं। यहाँ पे और देख लेते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव, ठीक है। Very simple and effective method of drawing samples provided the population is not very large. ये कब हो सकता है, जब population ज़्यादा large ना हो। The sample size is not very small, ठीक है। And the population under consideration is not heterogeneous, मतलब ज़्यादा वेराइटी ना हो। heterogeneous मतलब ज़्यादा वेराइटी ना हो। homogeneous हो, एक ही तरीके के हो। तो यहाँ पे अब देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इतने समय से हम देख ही रहे हैं वही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। सो ये हम देखो कब कब काम आते हैं, जब यहाँ पे पॉपुलेशन इज लो,
जब यहाँ पे आ जाता है जब पॉपुलेशन इज लो, ठीक है, पॉपुलेशन इज लो या तो लेस बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ, सैंपल साइज शुड नॉट बी वेरी लेस, ठीक है, शुड नॉट बी वेरी लेस, ओके। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, मतलब एक तरीके के, पॉपुलेशन एक तरीके के हों, ठीक है, एक तरीके के हों, एक तरीके के हों, ज़्यादा वैरायटी ना हो, ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं, पॉपुलेशन में ज़्यादा वैरायटी ना हो, ठीक है, ज़्यादा वैरायटी ना हो, मतलब it should not be heterogeneous, it should not be heterogeneous, ठीक है, heterogeneous, ओके। ये आ गया अपना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हमने इसके बाद एक देखा यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, हमने यहाँ पे देखा था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पे देखिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में लिखा हुआ है इफ द पॉपुलेशन इज लार्ज एंड हेट्रोजीनियस देन वी कंसीडर समवॉट कॉम्प्लिकेटेड सैम्पलिंग। अगर लार्ज और हेट्रोजीनियस रहता है तब हम कॉम्प्लिकेटेड ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू नंबर ऑफ स्ट्रेटा या सब पॉपुलेशन, फिर उस तरीके से। तो इसको देखते हैं यहाँ पे, देखिए सपोज अगर मुझे यहाँ पे अलग अलग तरीके के अगर मुझे निकालने हैं कि कितने लोगों को डेंगू हुआ है, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक सिटी जिसका पॉपुलेशन है 10 लाख का, ठीक है, वहाँ पे हमें निकालना है कि नंबर ऑफ पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम डेंगू, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम डेंगू, ठीक है, यहाँ पे ऐसा निकालना है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ये है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सैंपल्स लेंगे, लेकिन सैंपल किस तरीके से, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बांट देते हैं एज वाइज, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे एज वाइज बांट देते हैं, ओके, हम यहाँ पे एज वाइज बांट देते हैं, 10 से 20 वाले को लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे लेंगे 20 से 30 वाले को, फिर यहाँ पे 30 से 40 वाले, फिर यहाँ पे 40 से 50 वाले, इस तरीके से हम एज वाइज ग्रुपिंग्स में बांट देंगे। फिर हम यहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे, 10 से 30 वाले में से एक, 10 से 20 वाले में एक, 20 से 30 वाले में एक, फिर यहाँ 30 से 40 वाले में एक, फिर ये 40 से 50 वाले में से, ये सब में से हम थोड़े थोड़े सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये जो तरीका है इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। हमने क्या है, बांट दिया है छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर वहां से हम वहां पे सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आ जाता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है, ये आ जाता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। आप आगे यहाँ पे मैटर पढ़ेंगे, वही चीज लिखा हुआ है that there should be little variations among the units comprising a stratum and maximum variation should occur among different strata, ठीक है, वहां पे लिटिल वेरिएशन है, ओके, ठीक है। अब डिफरेंट सैम्पलिंग स्कीम में भी अप्लाइड टू डिफरेंट स्ट्रेटा, अलग अलग सैम्पलिंग स्कीम यूज कर सकते हैं, काफी बड़ा मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो, चीजें वही है। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आर टू मेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सब पॉपुलेशन, ठीक है, मेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सब पॉपुलेशन। कई बार क्या होता है, अगर हम नॉर्मल सैम्पलिंग लेते हैं तो हो सकता है 10 से 20 वाले लोग छूट जाए, ठीक है, या तो 20 to 30 वाले छूट जाए, लेकिन इसमें क्या हुआ है, सारे का रिप्रेजेंटेशन लें ताकि, ठीक है, टू प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर नॉट ओनली फॉर ऑल द स्ट्रेटा बट ऑल्सो एन ओवरऑल एस्टिमेट, ओवरऑल एस्टिमेट के लिए है, ठीक है, वहां पे ओवरऑल एस्टिमेट मिल जाए, ठीक है, नॉट ओनली फॉर ऑल द स्ट्रेटा, ये जरूरी नहीं है कि सारे के लिए, लेकिन एक ओवरऑल एस्टिमेट हमको ज्यादा अच्छे से मिल जाए। रिडक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबिलिटी है, एक जैसे एज लिमिट जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो वहां पे इम्यूनिटी चेंज होती जाती है, बॉडी चेंज होते जाता है, ठीक है, ओके, हमारी इम्यूनिटी चेंज होते जाती है, ठीक है, ओके,
धीरे धीरे उम्र होते जाती है तो कमर का दर्द भी बढ़ने चालू हो जाता है। ओके, सो वहाँ पे रिडक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम जितने ज़्यादा हम सैंपल साइज लेंगे अलग 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 गैप के, तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा हो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज नॉट एडवाइजेबल। ये एडवाइजेबल कब नहीं है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा लार्ज ना हो। अगर लार्ज अगर नहीं है, थोड़ा सा ही पॉपुलेशन है, तो हम वहाँ पे अलग अलग में बांट के कोई मतलब नहीं है। सम प्रायर इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। हमको कोई जानकारी नहीं है कि जैसे हमको वहाँ पे अगर एज लिमिट का जानकारी नहीं होता तो हम यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज ही नहीं कर पाते। देर इज नॉट मच हेट्रोजिनिटी। वहाँ पे हेट्रोजिनिटी नहीं है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ज़्यादा वेराइटी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा वेरिएबल नहीं है। जैसे वो 1 लाख का पॉपुलेशन लिया, वहाँ पे हर प्रकार के लोग थे, तो वहाँ पे हेट्रोजिनिटी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, अगर हम वहाँ पे सपोज वहाँ पे 1 लाख का पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे 50 to 60 वाले ही ज़्यादा है। ठीक है, सारे वहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग ही हैं, जवान लोग सब बाहर चले गए हैं। ठीक है, सो वहाँ पे नॉट मच हेट्रोजिनिटी, तो वहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग नहीं ले सकते। ठीक है, ओके। अब आते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में। यहाँ पे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में, जैसे अपने को किसी भी चीज़ का जैसे सैंपल लेना है। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब हमको अगर देखना है कि कितने लोग एजुकेटेड हैं। ठीक है, कितने लोग एजुकेटेड हैं एक एरिया में। ठीक है, एक एरिया में सपोज ये स्टेट आ गया छत्तीसगढ़ में, कितने लोग एजुकेटेड हैं। ठीक है, अगर मैं ये ले लूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले ये स्टेट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे अगर हमको लेना है तो। जैसे मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया CG। ठीक है, अब वहाँ से हम यहाँ पे स्टेट के बाद हम वहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके फिर वहाँ से हम लेंगे एक सिटी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर सिटी लेंगे, तो ये क्या होगा, मल्टी स्टेट सैम्पलिंग हो गया। पहले स्टेट सेलेक्ट किया, इतने सारे स्टेट थे, और कितने स्टेट है 29 स्टेट्स में से स्टेट सेलेक्ट किया। ओके, 29 स्टेट्स में से स्टेट सेलेक्ट किया, फिर वहाँ से हमने यहाँ पे जितने भी जो छत्तीसगढ़ में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, फिर हम वो सिटी सेलेक्ट किए, फिर सिटी में से हम वहाँ पे पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो ये आ गया अपना मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, फिर सिटी, फिर वहाँ से हमने सैंपल लेके फिर हम देखेंगे कि कितने एजुकेटेड लोग हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे हटा देते हैं CG को, यहाँ से CG लेते हैं। ठीक है, फिर हम वहाँ से फिर सैंपल सेलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लिकेटेड सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज सपोज टू कंपोज ऑफ फर्स्ट स्टेज सैम्पलिंग यूनिट्स, ईच ऑफ विच इन टर्न इज सपोज टू कंपोज ऑफ सेकेंड स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, वहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेज सैम्पलिंग किए, फिर वो सेकेंड स्टेज सैम्पलिंग का हिस्सा हो गया। ईच ऑफ विच अगेन इन टर्न इज सपोज टू कंपोज ऑफ थर्ड स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, ये वही चीज़ है जो अलग अलग स्टेज में है। यहाँ पे फर्स्ट ओनली अ नंबर ऑफ फर्स्ट स्टेज इज सेलेक्टेड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है इन इंडिया, वी मे टेक, पहले डिस्ट्रिक्ट लेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेंगे, फिर वहाँ पुलिस स्टेशन, फिर हाउस होल्ड। ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और अल्टीमेट स्टेज, इस तरीके से हमने लिया है। यहाँ पे से अनएम्प्लॉयमेंट देखना था, हमने वहाँ पे एजुकेशन देखना था। ठीक है, तो हमने भी वैसे ही किया, पहले स्टेट सेलेक्ट किया, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी, हमने वैसा सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये वो है। ओके, द कवरेज इन केस ऑफ मल्टी स्टेट सैम्पलिंग इज क्वाइट लार्ज। मल्टी स्टेट सैम्पलिंग में ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इट ऑल्सो सेव्स कंप्यूटेशनल लेबर एंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करने पहले स्टेट, फिर वहाँ से फिर हम आगे आगे जा रहे हैं। ठीक है, सो वो कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जैसे हम यहाँ पे हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ ले लिया। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा एजुकेशन है नहीं। हम अगर केरल लेते तो केरल में क्या है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो जाता।
ठीक है। सो यहाँ पे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट है, ओके। अब आते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में। अब यहाँ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब यहाँ इसमें क्या होता है, सपोज यहाँ पे जैसे सैंपल लेना है अपने को, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने 1000 बल्ब्स का सैंपल लेना था, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने 1000 बल्ब्स का सैंपल लेना था, ओके। हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि पहला बल्ब तो रैंडम ले लेंगे, फर्स्ट बल्ब रैंडम, ठीक है, ओके। यहाँ पे लाइन से पड़े हुए हैं, ओके, इनर रो है। फिर हम बोले कि उसके बाद मैं एवरी 10th बल्ब लूंगा, ओके, एवरी 10th बल्ब। तो हमने क्या है, ऑर्डर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बल्ब रैंडम लेने के बाद फिर मैंने क्या है यहाँ पे एक ऑर्डर बना दिया, ओके, एक ऑर्डर वाइज कर ले रहे हैं। तो इसको बोला जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जैसे मैंने फर्स्ट बल्ब ले लिया, उसके बाद फिर मैं हर जो 10वां नंबर का जो बल्ब आएगा उसके बाद मैं वो वाला बल्ब लूंगा वहां से एज अ सैंपल में, कोई सा भी बल्ब नहीं उठा लूंगा। तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर वाइज, ये आ गया अपना एवरी 10th बल्ब, ठीक है। सो ये अपना इस तरीके का जब सैम्पलिंग होता है तो इसको बोला जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक है। ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, हमने एक पैटर्न बना लिया है कि इस पैटर्न में ही करना है, ठीक है। एक पैटर्न बना लिया है, पैटर्न वाइज, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न वाइज सैम्पलिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक पैटर्न बना लिया कि हमको हर 10th बल्ब ही लेना है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आ गया सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग अगर आप पढ़ेंगे तो ये वही चीज लिखा हुआ है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट वाला परपोजिव और जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। परपोजिव और जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है, कोई भी एक्सपर्ट आता है ये वो अपने बुद्धि से खुद ही करता है, ठीक है। परपोजिव और जजमेंट सैम्पलिंग, ये क्या होगा, एक्सपर्ट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट आके यहाँ पे जो एक्सपर्ट आके क्या करेंगे, वो अपने इंट्यूशन से या फिर अपने एक्सपर्टीज से, इंट्यूशन बोल सकते हो या फिर अपने एक्सपर्टीज से वहां पे कोई सा भी रैंडम सैम्पलिंग लेंगे, ठीक है। वहां पे कोई सा भी रैंडम सैंपल उठा लेंगे, ओके। वो एक हिसाब से जजमेंट होता है कि ऐसे ऐसे बल्ब्स पड़े हुए हैं, इसको ले लेता हूँ, फर्स्ट ले लिया, फिर उसके बाद 4th ले लिया, फिर उसके बाद 10th बल्ब ले लिया। तो वो एक हिसाब से उनका जजमेंट है, वहाँ पे एक्सपर्ट है, वो एक हिसाब से वहाँ पे जजमेंट लेके वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, तो उसको परपोजिव और जजमेंट सैम्पलिंग बोला जाता है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ये आ गया परपोजिव और जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डिपेंडेंट सोनली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द सैम्पलर, उसकी मर्जी है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, ठीक है। सो ये अपना आ गया यहाँ परपोजिव और जजमेंट एंड सैम्पलिंग। सो हमने यहाँ पे पूरी थ्योरी मैंने पूरी कवर करने की कोशिश की है, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश किया है, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी नया था, ये इसी बार आया है सिलेबस में, ठीक है। सो मैंने इसको कोशिश किया है कि ये काफ़ी इजी तरीके से मैं आप लोग को समझा सकूँ। उम्मीद करता हूँ मैं इस चीज़ में कामयाब भी हुआ होऊंगा, ठीक है। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा इस सारे वीडियोस को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि फिर आप जब एक्सरसाइज करें ताकि तो फिर उसको अच्छे से अपन कर सके, और फिर उसको आपको अच्छे से समझ आ सके और आप जल्दी जल्दी आंसर्स निकाल सके, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।